आज से स्टार्ट हो रही है हम लोगों की चेम्बरलेन थ्योरी। ठीक, अभी तक हम लोगों ने अद्वैतवादी सिद्धांत देख लिए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में। अब द्वैतवादी सिद्धांत पे आते हैं हम लोग कि द्वैतवादी सिद्धांत में कौन कौन लोग हैं, ये आप लोगों को पता है, पहले वाले वीडियो में आप लोगों को ये बताया जा चुका है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, चेम्बरलेन की थ्योरी जो है वो द्वैतवादी सिद्धांत में आती है। किसमें आती है? द्वैतवादी सिद्धांत के तहत आती है चेम्बरलेन और मोल्टन के ग्रहाणु का सिद्धांत। चेम्बरलेन और मोल्टन के ग्रहाणु का सिद्धांत क्या है और किस रूप से इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, इस चीज पे हमारा मेन जो हम लोगों का अभी का टॉपिक है वो इसी पे चलेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल पे है, तो ऑप्शनल की चीजें ऑप्शनल के हिसाब से ही हम लोग राइट डाउन करेंगे, चीजें चलाएंगे। ठीक, सबसे पहले चीजें आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने से या समझने से पहले आप लोग एक काम करिएगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं चेम्बरलेन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक, चेम्बरलेन ने कब इस सिद्धांत को दिया, सबसे पहले ये जान ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखिएगा कि चेम्बरलेन का ग्रहाणु सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो इन चीजों को आप लोग साइडलाइन मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शनल के हिसाब से आप लोग चल रहे हैं। आप लोगों की ऑप्शनल की आज ये तीसरी क्लास है। ठीक, ऑप्शनल की लगातार क्लासेस चलेंगी, जीएस की लगातार क्लासेस चलेंगी। बाकी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल ही रही है चीजें, कहां से क्या कोरिलेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेम्बरलेन ने। चेम्बरलेन ने इस सिद्धांत को 1905 में दिया था। कब दिया था? ठीक, 1905 में चेम्बरलेन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत को ग्रहाणु सिद्धांत के नाम से, ये ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से, जिसको ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात, अब हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे और बैक जाके ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, जब भी हमने पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सबसे पहला मत आया था कांट का, उसके बाद आए लाप्लास, अब इसके बाद आ रहे हैं चेम्बरलेन। ठीक, इन्होंने कांट ने सबसे पहले परिकल्पना दी, मतलब एक कल्पना ही थी वो। ठीक, जिसका संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया? लाप्लास ने। और चेम्बरलेन ने, बात अगर करें यहां पर चेम्बरलेन की, कि चेम्बरलेन ने लाप्लास का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया है, तो चेम्बरलेन ने लाप्लास का विरोधी मॉडल प्रस्तुत किया है। इन चीजों को स्पष्ट रखिएगा। कांट
व्यक्त करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें, कांट ने ही सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की थी। किसने बात की थी? कांट ने बात की थी। ठीक है, जब कांट ने बात की थी इस चीज को, तो कांट के ही पहले प्राथमिक व्यक्ति यही रहे होंगे। फिर लाप्लास आए, लाप्लास के बाद चेम्बरलेन आए। लाप्लास ने कांट के संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया, जो कमियां कांट ने छोड़ी थी उनको लाप्लास ने भरने की कोशिश की। जस्ट जो कमियां लाप्लास में रहा उसको चेम्बरलेन भरेंगे। इसी से कोऑर्डिनेशन बढ़ते हुए आगे आप महाविस्फोट तक जाएंगे। ठीक, ये ऑप्शनल की है, ये याद रखिएगा। जीएस वाले बच्चे ये ना सोचे कि ये जीएस की क्लास है। ठीक है, तो चेम्बरलेन का क्या हो गया? अब ये चीज समझ में आ गई कि चेम्बरलेन ने जो भी मत प्रस्तुत किए होंगे वो किसके विरोध में होंगे? लाप्लास के निहारिका सिद्धांत के विरोध में होंगे। अब चेम्बरलेन ने सबसे बड़ी बात जो यहां पर अपने सिद्धांत, अपनी परिकल्पना में परिलक्षित की या आप लोगों के सामने लाए, तो उनमें कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा उन्होंने जोड़ी, उस पे मेन फोकस करेंगे हम लोग। पहले वो जान लें कि चेम्बरलेन ने इस सिद्धांत पर अपनी परिकल्पना में कई चीजों को भी जोड़ने के लिए सोचा या जोड़ने की कोशिश की। को जोड़ा। अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर इन्होंने किन किन अन्य तत्वों को भी जोड़ा। तो सबसे पहले आप ये पढ़ ही रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की। दूसरी बात, अब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो पृथ्वी में वायुमंडल की उत्पत्ति की भी बात की इन्होंने। ठीक, क्योंकि पृथ्वी की अगर उत्पत्ति होगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी में वायुमंडल कहां से आया, ये चर्चा भी एक आम होगी। इस चर्चा पे भी डिस्कशन होगा, इस पे भी बातें उठेंगी। तो क्लाइमेट कैसे बना, आखिर वायुमंडल आपका कैसे निर्मित हुआ, इस पे भी विशेष प्रावधान होंगे। ठीक, जब इस पे विशेष प्रावधान के साथ सोचा जाएगा तो ये भी एक आएगा। दूसरा, महासागरों का महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या की इसमें। ठीक, उत्पत्ति की व्याख्या। व्याख्या की इन्होंने अपने सिद्धांत में। ठीक, तो इन्होंने किन नई चीजों को पकड़ा? सबसे पहली चीज ये है कि ये तो कॉमन सा ट्रेड है, इसी पे सारी बात कर रहे थे अभी तक। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? चेम्बरलेन ने दो नए तथ्य सामने रखे इस विश्व पर, कहते हैं विश्व के भूपटल पर दो नए तथ्य रख दिए। क्या? एक, पृथ्वी में वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई आखिर, इस पे भी चेम्बरलेन ने अपने मत प्रस्तुत किए। जब चेम्बरलेन इन पे मत प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक नई सोच, एक नई विचारधारा को भी जन्म दिया गया। अब हम आते हैं सीधे चेम्बरलेन की थ्योरी पे। इन चीजों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के जो क्लास के लेक्चर हैं, इन क्लास के लेक्चर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों को भी नोट डाउन करते हुए आप लोग चलिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहां पर पीडीएफ सभी बच्चों को अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, चेम्बरलेन के अनुसार
अब आप इन चीजों को समझिएगा कि चेम्बरलैन ने ये बात व्यक्त की कि इस ब्रह्मांड में, मतलब अगर हम इसको ब्रह्मांड मान ले, इस व्हाइट बोर्ड को पूरे को ब्रह्मांड मान ले, तो उन्होंने कहा इस पूरे ब्रह्मांड में 2 तारे थे। कितने स्टार थे? 2 स्टार इन आवर यूनिवर्स। ठीक, 2 स्टार। अब 2 स्टार की इन्होंने बात कही है, मतलब एक स्टार ये हुआ और दूसरा स्टार ये हुआ। अब अगर हम बात करें कि 2 स्टार थे कौन साहब, ये तो बताइए। सबसे पहले बात, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 2 स्टार में से स्टार कौन थे, तो सबसे पहला स्टार आप लोग सब लोग रोज देखते हैं मॉर्निंग में, वो हो गया आपका सन, मतलब सूर्य। दूसरा स्टार जो था वो सूर्य का ही एक साथी तारा था। चेम्बरलेन ने ये कहा सूर्य है और उसका एक दोस्त भी है। कॉमन सी बात है। चलिए अच्छी चीज है, इससे समझ में आया कि सूर्य भी अकेले नहीं रहा होगा, जो चेम्बरलेन की एक थ्योरी थी। तो इससे यह भी समझ में आता है कि चेम्बरलेन भी अकेले नहीं थे। क्यों? इनका एक साथी तारा था जो कि क्या था? मोल्टन था। किसका? चेम्बरलेन का एक साथी भी तो रहा है इसमें। चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहण सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो एक हो गया सूर्य और दूसरा क्या हो गया साथी तारा आपका? मोल्टन। अगर इसको तब भी याद ना करना पड़े तो ये सूर्य कौन होंगे? चेम्बरलेन होंगे। मोल्टन कौन साथी तारा हो जाएगा? कॉमन सी बात है, इन चीजों को याद करने का एक तरीका भी है। ठीक, अब बात करते हैं जब ये 2 तारे थे तो दोनों किस फॉर्म में थे? ठीक, किस अवस्था में थे? बात हो गई कि 2 तारे तो हो गए साहब। अब ये दोनों तारे अब ये दोनों तारे किस अवस्था में थे ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो चेम्बरलेन ने स्पष्ट किया कि साहब ये दोनों तारे किस अवस्था में थे? पहले ठोस अवस्था थी। कैसी अवस्था थी? ठोस अवस्था। ठीक, अब ठोस अवस्था है तो इनका टेम्परेचर क्या था? क्योंकि ऊष्मा की प्राप्ति की बात अभी तक आई है हमारे सामने कि ऊष्मा प्राप्त होती थी। तो ये कैसे थे? शीतल थे। कैसे थे? ये तारे ठोस अवस्था में, शीतल अवस्था में पाए जाते थे। और ठोस अवस्था की बात करें तो कौन था यहां पर ठोस में? सूर्य और उसका साथी तारा। यही थे ना, सूर्य और उसका साथी तारा, जो कि किन अवस्थाओं में पाया जाता है? अवस्था उसकी ठोस थी और वो किस कंडीशन में थे? शीतल कंडीशन में थे। ठीक है, अब दोनों के बीच में अगर शीतल है और ठोस है तो चेम्बरलेन ने कहा पहली बात, सबसे पहले चेम्बरलेन ने क्या कहा कि ये सूर्य है भैया, इसे सूर्य मान लिया। ठीक है, ये उनका एक साथी तारा है। चलिए दोनों बातें हो गई, सूर्य हो गया और उसका साथी तारा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? आपका ब्रह्मांड हो जाएगा।
ये ब्रह्मांड हो जाएगा आपका। तो जब ब्रह्मांड की बात कर दी जाएगी, ठीक, तो ब्रह्मांड में अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, विशालकाय तारा है तो इनके प्रति, एक दूसरे के प्रति आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। ठीक, इनमें क्या हो जाएगा, बीच में आकर्षण शक्ति। अब आकर्षण की बात ही होती है तो निश्चित रूप से पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक पृथ्वी भी है, पृथ्वी में भी आप लोग भी हैं, आप लोग भी किसी के प्रति, जब वो साथी तारा जो आपके साथ बैठा हुआ तारा है, जो सूर्य चंद्रमा से भी बढ़ जाता है, तो उनके प्रति भी क्या होता है, एक आकर्षण होता है। ठीक, सेम चीज वहीं से जोड़ के देखिए कि एक सूर्य है और एक तारा है, दोनों के प्रति आकर्षण होगा। जब दोनों के प्रति आकर्षण होगा तो ये आकर्षण क्या करेगा, जो बड़ा तारा होगा वो दूसरे तारे से क्या करेगा, ज्यादा आकर्षित होगा। मानते हैं कि अगर इन दोनों में से जो भी बड़ा रहा होगा, ठीक, ए और बी दोनों स्टार्स में जो बड़ा तारा होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन में क्या हुआ, सबसे पहली बात, जब आकर्षण शक्ति बढ़ी तो इन दोनों पिंडों में क्या हो गया, इन दोनों तारा में क्या हो गया, टक्कर। टक्कर के पश्चात क्या हुआ, जब आकर्षण हुआ टक्कर हुई और टक्कर के पश्चात असंख्य अलग हो गए। कौन अलग हो गया, सूर्य और साथी तारा जब आपस में टकराए तो ये टकराने के बाद असंख्य अणुओं में विभक्त हुए। ठीक, अब जब ये असंख्य अणुओं में विभक्त होंगे तो इस चीज को आप समझते हैं कि अब यहीं से पूरी चेम्बरलेन की शुरुआत हो जाती है। असंख्य अणु मतलब ब्रह्मांड में क्या हो गया, ब्रह्मांड की बात करें तो ये ऐसे कई पार्ट्स में, पार्टिकल्स में, आपके एटम्स के रूप में, ठीक, असंख्य अणुओं में विभक्त हो गए। अब इस चीज को सोचिए कि जब ये असंख्य अणुओं में विभक्त हुए हैं तो यहां पर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। जब टूटेगा ये तो यहां पर धूल कण भी तो आएंगे, कॉमन सी बात है। तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, धूल कण भी होंगे। अब एक एक चीज को रिलेट करने की कोशिश किया करिए कि हर चीज को आपको एक्सप्लेन किया जाए। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी, ठीक, और ये शायद आप लोगों के लिए भी जरूरी नहीं होगा। उस समय आपके दिमाग में इमेजिन होगा जब भी लड़ाई होती है, जब भी दो बड़े बड़े ईंटों के बीच में, पत्थरों के बीच में लड़ते हैं और टूटते हैं तो उनसे भुरभुरा निकलता है, वो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स होगा आपका। तो उसी तरह से जब दो ग्रह आपस में, दो तारे आपस में टक्कर होती है और टूटते हैं और असंख्य अणुओं में विभक्त होते हैं तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स जरूर पाए जाएंगे। ठीक, तो डस्ट पार्टिकल्स यहां पर क्या होंगे, धूल कण भी यहां पर होंगे, असंख्य तारे भी होंगे, जिन्हें चेम्बरलेन ने क्या कहा, ग्रहाणु। इन्हीं को चेम्बरलेन ने ग्रहाणु की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, इन्हीं को चेम्बरलेन ने ग्रहाणु की संज्ञा दी। ठीक, अब इन अणुओं के बीच या इन ग्रहाणुओं के बीच क्या होगा,
जो ग्रहाणु बड़ा हुआ उनके बीच में एक आकर्षण शक्ति का निर्माण होगा। क्या होगा? एक आकर्षण शक्ति का निर्माण होगा। ठीक, इनके बीच में आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। निश्चित रूप से जो ज्यादा बड़ा होगा वो उसको अट्रैक्ट करके अपने में समाहित कर लेगा। आकर्षण हुआ और अपने में समाहित करने के दो अब एक हो गए। वो कुछ लाइनें होती है ना, दो जिस्म एक जान, समथिंग ऐसा ही कुछ इन्होंने चेम्बरलैन ने ये बात यहां पर व्यक्त की कि ये दो जब एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और जब ये आकर्षित हुए तो ये क्या हो गए? एक पिंड या एक ग्रहाणु के रूप में धीरे धीरे क्या हुए? एक दूसरे से समाहित हुए, जिससे ठीक इनके आकार में वृद्धि होने लगी। ठीक, किनके? ग्रहाणुओं के आकार में निरंतर वृद्धि होने लगी। जब ये एक दूसरे से आकर्षित हुए, आकर्षित होने के बाद जो बड़ा होगा, जो दमदार होगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचने के बाद क्या हो गया? ये दोनों धीरे धीरे मिक्स होंगे, क्योंकि क्या है, डस्ट पार्टिकल के साथ है, दोनों धीरे 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 मिक्स हुए। मिक्स होंगे तो इनके आकार में वृद्धि होगी, और जब इनके आकार में वृद्धि होगी तो क्या होगा? आकार में जब वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा? ग्रह क्या हो जाएगा? इसी से इनके ग्रह का निर्माण होने लगेगा। ठीक, कंडीशन ये बनी कि इससे ग्रह के निर्माण की अवस्था का जन्म हुआ। ये चेम्बरलैन और मोल्टन के अनुसार है कि इन्होंने कहा कि दो पिंड थे, आपस में टकराए, टूटे, असंख्य कणों में विभक्त हुए। असंख्य कणों में विभक्त होने के पश्चात क्या हुआ इनका कि ये जब असंख्य कणों में विभक्त हो गए तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स और ये इनमें से छोटे और बड़े अणु जो एक दूसरे को आकर्षित किए, आकर्षित करने के बाद पुनः क्या हुआ? पुनः ग्रह का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इन शॉर्ट में पूरी कहानी ये थी। ठीक, जब ग्रह का निर्माण किए तो क्या हुआ? इनमें से मैक्सिमम कितने ग्रह थे उसके समय? उनके अनुसार 9 ग्रह थे। आपके 9 ग्रह की चर्चा थी। तो इससे लगभग यहां पर इन्होंने कहा कि 90% ग्रह के पास चला गया। इसके निर्माण में 9 ग्रह बनाने के लिए 90% यूज हो गया। अब बचा कितना? 10%। मतलब अगर हम उस 10% की बात करें कि ये क्या हो गए? आपके 9 ग्रह हो गए। ये ब्रह्मांड हो गया आपका। ठीक, ये ब्रह्मांड हुआ आपका। ये 9 ग्रह हो गए। अब यहां पर छोटा कुछ यहां पर कुछ अणु बच गए। क्या बच गए? अणु बचे, जिन्हें कहा गया अवशिष्ट अणु या अवशिष्ट पदार्थ बचा। उससे
सूर्य का निर्माण हुआ। उससे क्या हुआ, जो बचा हुआ आपका ये पार्ट था, मतलब कि यहां डस्ट पार्टिकल्स भी थे, ठीक। तो ये डस्ट पार्टिकल्स और ये एटम्स या अणु, ठीक, अणु, ये दोनों मिलकर क्या हुआ, अवशिष्ट पदार्थ जो बचा हुआ था उससे सूर्य का निर्माण हुआ। अब सूर्य के निर्माण की बात आ गई कि भैया सूर्य का निर्माण तो हो गया, ठीक। अब यहां पर सबसे पहली बात हो गई, जो हम लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करनी थी। जब सूर्य निर्मित हो गया, ठीक, और ये 9 ग्रह निर्मित हो गए, तो पृथ्वी के उत्पत्ति का जो सिद्धांत चल रहा था, ग्रहाणु सिद्धांत था, वो यहां पर बात कंप्लीट होती। अब इन्होंने दूसरी बात जो कही थी उस पे आते हैं। पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति कहां से होती है, ठीक। सबसे पहला प्रश्न कि उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो इन्होंने बताया कि जब ग्रहाणुओं के आकार में आपस में टक्कर होने लगी। क्या बताया कि आप लोग अभी तक ये क्या थे, आपके पास ग्रहाणु थे, इन ग्रहाणु की आपस में टक्कर हुई, ठीक, आपस में टक्कर हुई। अब जब ग्रहाणुओं की आपस में टक्कर होगी तो वहां से क्या मिलेगी साहब, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसकी टक्कर से, ग्रहाणुओं की आपस में टक्कर से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। चलिए सही बताया, जहां तक एक अप्रोच रहा, कोशिश यही है कि इन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि जब आपस में टकराए तो इससे ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। तो लगभग ये चीजें हम लोगों के समझ में आ रही। अब दूसरी बात इन्होंने कहा, ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई, अब इसमें ताप दाब सामूहिक रूप से जो आपके अणु थे या ग्रहाणु थे, क्या सामूहिक रूप से इनका क्या हुआ, समूहन हुआ। मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है तो इनमें धीरे 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 मिले हुए हैं, ये सारे समूहन हुआ, ठीक। अब इनका समूहन होने से क्या हुआ, केंद्रीय भाग में दबाव बढ़ा। किसके केंद्रीय भाग में, इसके केंद्रीय भाग में। अगर आप केंद्र की बात की जाए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि ये सारे अणु हैं, ठीक है, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, मतलब का केंद्र, ठीक। ये ग्रहाणु जो थे, ठीक, इन ग्रहाणुओं का क्या हुआ, एक कोलैबोरेशन हुआ, एक समूह बना, ठीक। जिस समूह के निर्मित होने पे इसका क्या हुआ, केंद्र की तरफ दबाव बढ़ने लगा। कहां से, चारों तरफ से केंद्र की तरफ दबाव बढ़ने लगा। ठीक, केंद्र की तरफ दबाव बढ़ने लगा। जब केंद्र की तरफ दबाव बढ़ेगा तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो कोर कहलाता है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, मतलब कि ये यहां पर क्या होगा,
अत्यधिक ताप में वृद्धि होगी, मतलब पृथ्वी के केंद्रीय भाग में ठीक है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग जो है, मतलब कि अगर केंद्रीय भाग की बात कर रहे हैं तो अगर हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में यूज करें तो पृथ्वी का कोर, ठीक, ये कोर की व्याख्या कर रहे हैं कि जब पृथ्वी के कोर में अत्यधिक दबाव बढ़ा तो ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब ताप में वृद्धि हो जाएगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, यहां से फिगर बनाते हुए चलिएगा। जब इसके ताप में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से, अब प्लेट थोड़ा सा यहां पर आइए, कि कोर के ताप में वृद्धि होती है तो क्या होता है, इसी की बात कर रहे थे, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग या कोर। ठीक, इस कोर में ताप की वृद्धि हुई, अब यहां पर अगर ताप अत्यधिक है तो यहां पर ठोस अवस्था में तो होगी नहीं कोई चीज, ठीक है। तो किस अवस्था में होगी, जब ठोस अवस्था में नहीं है तो यहां पर आएगा तरल अवस्था में, किस अवस्था में, तरल अवस्था में। जब तरल अवस्था में होगी तो ये क्या करेंगे, ऊपर उठेगा और ऊपर उठकर, अभी आपको आगे वाली नहीं सोचनी कि ज्वालामुखी पहुंच जाए, जो चेम्बरलेन ने बोला है वही, उससे क्या होगा, जब ये तरल अवस्था में होगी तो यहां से पुनः गति आएगी और गति से क्या निकलेगा, ज्वालामुखी। ठीक, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, ठीक, तो इन्होंने कहा कि ज्वालामुखी के विस्फोट से विभिन्न प्रकार की गैसें निकली। इससे क्या निकली, यहां पर आ जाइए, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद विभिन्न प्रकार की गैसें निकली। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी तो क्या होगा, चेम्बरलेन ने कहा इसी से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, अर्थात इन्हीं गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक, इन्होंने कहा इन्हीं गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ या उसके निर्माण में एक सहायक कार्य किया इन्होंने ही। ठीक,
तो चैम्बरलेन की थ्योरी में कुछ विशेष नहीं था। इन्होंने कहा 2 तारे थे, दोनों तारे टूटे, ठीक। और ज्वालामुखी का निर्माण, इन्होंने कोर की भी व्याख्या करने की कोशिश की कि पृथ्वी के कोर में कोई भी वस्तु है वो अत्यधिक ताप में है, और अत्यधिक ताप में होगी तो लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक। जब लिक्विड फॉर्म में है तो यहां से क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी के विस्फोट से ही क्या निकलता है, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, और इन्हीं विभिन्न प्रकार की गैसों से ही क्या होता है, आपके वायुमंडल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यह उसके निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये चीजें रही जो चैम्बरलेन की ग्रहाणु सिद्धांत में उन्होंने व्यक्त किया। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी के सिद्धांत में किसी तीसरे की चीजें या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या बताया गया है उनको आपको नहीं जोड़ना है। उसकी थ्योरी अगर पर्सनली पूछी जाती है, जैसे आप लोगों का पीसीएस का पेपर होगा, उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको 200 शब्दों में लिखना होगा तो 200 शब्दों में लिखने के लिए आप लोगों के पास मटेरियल होगा, ठीक है। अब आलोचना की बात करते हैं, तो इनके ग्रहण सिद्धांत में क्या कहा गया, स्वतंत्र और अलग अलग, क्या है, स्वतंत्र और अलग अलग क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, ठीक। कहां पर, अलग अलग ग्रहाणुओं के बीच में एक अलग अलग और स्वतंत्र प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भाई ये 2 ग्रहाणु थे, आप इनके बीच और इसके इस पूरे रेंज में अलग प्रक्रिया है, इन ग्रहाणुओं के बीच में एक अलग प्रक्रिया चल रही। इन्होंने कहा स्वतंत्र हैं और अलग अलग चलते हैं, और कहा कि सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस बात को इन्होंने व्यक्त किया ही नहीं कि आखिर, चलिए 9 ग्रह बता दिया, सूर्य बता दिया, इनकी परिक्रमा के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं चैम्बरलेन कि आखिर सभी ग्रह, ये आपका सन हो गया, और ये 1 2 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में चैम्बरलेन की थ्योरी कुछ भी नहीं व्यक्त करती है। यह इनकी पहली आलोचना है, ठीक, कि सूर्य की परिक्रमा आखिर कैसे कर रहे हैं ये सारे ग्रह, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि ग्रहाणुओं से ग्रहों का निर्माण होता है। आखिर क्यों 9 ग्रह ही बने, इस बात की भी व्याख्या चैम्बरलेन के सिद्धांत में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी वस्तु हो वो सदैव ठोस अवस्था में नहीं रहती है, ना ही द्रव अवस्था में रहती है, ठीक। लेकिन इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी प्रारंभ में कैसी रही है, लिक्विड फॉर्म में थी, ठीक। तो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त होता है, इनकी बातों में कहीं पर भी इन चीजों की तारतम्यता स्थापित नहीं हो पाती है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि पीडीएफ अगर आप लोगों को इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पीडीएफ चाहिए हैं और आप लोग पीडीएफ के साथ कंटिन्यू करिए, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल हर वीडियो के नीचे लिंक पे आप लोगों को मिल रहा है, उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जिससे आप लोगों को करंट की मैगजीन, आफ्टर सम टाइम माइंड मैप प्लस आप लोगों का स्टडी मटेरियल, सारी चीजें वहीं पर अवेलेबल हो रही हैं, तो वहीं से आपको मिलनी है, इंडिविजुअल नहीं मिलनी है। वीडियो के नीचे कोई पीडीएफ नहीं लगेगा, जितने भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम में, जितनी भी मैगजीन है वो टेलीग्राम में आप लोगों को प्राप्त होंगी। माइंड मैप आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक, मैप आप लोगों को टेलीग्राम में मिल रहे हैं, और इसके बाद हिस्ट्री के भी नोट्स टेलीग्राम में, मतलब सारे सब्जेक्टों के नोट्स आपको टेलीग्राम में ही प्राप्त होंगे। चलिए, थैंक यू।